नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का। सामाजिक विज्ञान को लेके हम बात करेंगे। एनसीईआरटी की कक्षा 7 की ये पुस्तक रहेगी और हमारा पर्यावरण पुस्तक का नाम है। और अपना जो यहाँ पे जो पार्ट रहेगा वो ये ज्योग्राफी की पुस्तक है, ठीक है। तो पाठ संख्या 6 है और पाठ का नाम रहेगा प्राकृतिक वनस्पति एवं वन्यजीव, ठीक है। समझ में आई होगी इतनी बात। चलिए बात करते हैं प्राकृतिक जीवों और वनस्पति को लेके। तो ऊंचाई में परिवर्तन के साथ में जो है वो जलवायु में भी परिवर्तन होता है, आप सब जानते होंगे। जैसे जैसे ऊंचाई की तरफ जाते हैं वैसे वैसे जलवायु जो है वो परिवर्तित होती जाती है। और वनस्पति की वृद्धि तापमान और नमी पर निर्भर करती है कि वनस्पति जो है वो कितनी बढ़ेगी, कितनी उसकी ऊंचाई होगी, वो उसके तापमान और वहाँ की जो नमी है वातावरण की उस पर वो निर्भर करती है। इसके अलावा यह ढाल एवं मिट्टी की परत की मोटाई जैसे कारकों पर भी जो है वो जो है निर्भर करती है कि जो पेड़ होगा उसकी जड़ें वगैरह कैसी होंगी, वो सारा उसी पर निर्भर करेगा। आगे बात करें तो प्राकृतिक वनस्पति की निम्न 3 मुख्य श्रेणियां जो है वो रहती हैं। वो कौन कौन सी हैं देखिए। सबसे पहला रहेगा वन, जो वृक्षों के लिए उपयुक्त तापमान एवं परिपूर्ण वर्षा वाले क्षेत्र हैं उनमें वनों का निर्माण होता है, वन उगते हैं वहाँ पे। इन कारकों के आधार पर सघन और खुले वन जो है वो विकसित होते हैं। आगे बात करें दूसरे नंबर पे जो प्राकृतिक वनस्पति रहती है वो घास के स्थल हैं। जो मध्यम वर्षा वाले जो क्षेत्र हैं वहाँ पर ये घास के स्थल जो है वो विकसित होते हैं। आगे तीसरा नंबर जो है वो रहेगा कांटेदार झाड़ियाँ, यानी कांटेदार झाड़ और झाड़ियाँ जो है वो केवल शुष्क क्षेत्र जो है उन्हीं में पैदा होते हैं। चलिए सबसे पहले बात करते हैं वन को लेके कि वन जो है वो क्या होते हैं और कौन कौन से हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे उष्ण कटिबंधीय सदाबहार वनों को लेके। तो उष्ण कटिबंधीय सदाबहार का अन्य नाम आपको याद रखना है, वो है उष्ण कटिबंधीय वर्षा वन के नाम से भी इसे जाना जाता है, ठीक है। और ये वन जो होते हैं वो भूमध्य रेखा और उष्ण कटिबंध के आसपास वाले जो क्षेत्र हैं वहाँ पर होते हैं। देखिए मैं थोड़ा सा इसके बारे में बता दूं कि इस प्रकार जो है वो अपना पृथ्वी रहती है, यहाँ पर ये भूमध्य रेखा रहती है। इसके जो आसपास वाला जो क्षेत्र है, ये वाला जो क्षेत्र है, यहाँ पर ये वन जो है वो पाए जाते हैं, क्योंकि ये क्षेत्र जो रहता है यहाँ तक का कर्क रेखा से लेके मकर रेखा के बीच का जो क्षेत्र रहता है वो उष्ण कटिबंधीय क्षेत्र होता है और वहीं पर ही उष्ण कटिबंधीय सदाबहार वन जो है वो पाए जाते हैं। आगे देखिए ये गर्म क्षेत्र होते हैं और यहाँ पूरे वर्ष भर जो है अत्यधिक वर्षा भी होती है। चलिए यहाँ के पेड़ों की जो पत्तियां हैं वो पूरी तरह झड़ती नहीं, इसलिए इन्हें सदाबहार वन के नाम से भी जाना जाता है। यानी पूरी तरह से ये जो पत्तियां हैं वो गिरती नहीं हैं, इसलिए इनको किस नाम से जाना जाता है, सदाबहार वनों के नाम से भी जाना जाता है। यानी हमेशा इनके वनों में जो है बहार रहती है। दिख रहा होगा बढ़िया से वन यहाँ पे दिख रहे होंगे। और ये इतने घने होते हैं कि दिन में सूर्य का जो प्रकाश है वो वन के अंदर नहीं पहुँच पाता, यानी बिल्कुल पूरे क्षेत्र में जो है वो छाया ही छाया रहती है, कहीं पर भी आपको धूप नज़र नहीं आएगी। बात करें प्रमुख वृक्षों को लेके तो वृक्ष यहाँ पर रहते हैं, रोजवुड रहेगा, आबनुश रहेगा, महोगनी, इस प्रकार के वृक्ष जो हैं वो यहाँ पर पाए जाते हैं। ब्राज़ील की उष्ण कटिबंधीय सदाबहार इतने विशाल हैं कि इन्हें पृथ्वी के फेफड़ों के तरह प्रदीप्त होते हैं, यानी पृथ्वी के फेफड़े के समान ये लगते हैं। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, याद रखना है, परीक्षा में जरूर आएगा, 100% आएगा कि पृथ्वी के फेफड़े कौन से वृक्ष कहलाते हैं। तो ब्राज़ील के उष्ण कटिबंधीय सदाबहार वन जो हैं वो पृथ्वी के फेफड़े माने गए हैं। और आगे बात करें तो एनाकोंडा विश्व का सबसे बड़ा सांप है जो कि उष्ण कटिबंधीय वर्षा वन में पाया जाता है। एनाकोंडा विश्व का सबसे बड़ा सांप भी माना जाता है। याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, दोनों ही परीक्षा में आएंगे। चलिए आगे हम बात करते हैं। यहाँ पे कुछ फोटोज़ वगैरह दिख रही होगी, तो ये फोटोज़ जो हैं वो रहेंगी अपने उष्ण कटिबंधीय पर्णपाती वनों को लेके रहेगी, ठीक है। यानी जो अपनी पत्तियाँ हैं टाइम रहते गिरा देते हैं, तो ये मानसूनी वनों के नाम से भी जाने जाते हैं। ये वन दिख रहे होंगे, मानसूनी वन ये माने गए हैं यहाँ पर। और ये भारत और उत्तरी ऑस्ट्रेलिया है और मध्य अमेरिका के बड़े हिस्सों में ये वन जो है वो पाए जाते हैं। जल संरक्षित के लिए शुष्क मौसम में ये जो वृक्ष होते हैं वो अपनी पत्तियां जो है वो झाड़ दिया करते हैं, यानी जल की कमी होने के कारण ये पेड़ जो है वो शुष्क मौसम में, जब मौसम सूख जाता है, वर्षा कम होती है, तो ये वृक्ष अपनी पत्तियां गिरा देते हैं, इसलिए इनको कहते हैं पर्णपाती, पत्ते गिरने वाले वन। प्रमुख वृक्षों की हम बात करें तो साल का रहेगा, सागवान रहेगा, नीम रहेगा, शीशम रहेगा, ये इसके प्रमुख वृक्षों में रहते हैं। आगे हम बात करें तो इन वृक्षों की जो लकड़ी होती है वो कठोर होती है, जो फर्नीचर है, यातायात है या निर्माण सामग्री बनाने के लिए जो है बहुत उपयोगी मानी जाती है। तो यहाँ
के प्रमुख जानवरों की मैं अगर बात करूँ तो बाघ यहाँ पर पाए जाते हैं, शेर पाए जाते हैं, हाथी पाए जाते हैं, गोल्डन लंगूर जो कि आपको दिख रहा होगा, ठीक है, और बंदर भी यहाँ पर पाए जाते हैं। ठीक है, समझ में आ गई होगी पूरी बात। चलिए आगे बात करें तो भारत में शीतोष्ण सदाबहार एवं शीतोष्ण पर्णपाती दोनों प्रकार के जो वन हैं वो यहाँ पर पाए जाते हैं। पर्णपाती वन ही है, शीतोष्ण सदाबहार और शीतोष्ण पर्णपाती दोनों प्रकार के वन जो है वो भारत में पाए जाते हैं। चलिए आगे चलते हैं। आगे बात करें तो शीतोष्ण सदाबहार वनों को लेकर बात करें, ये फोटो में आपको दिख रहा होगा, ये है शीतोष्ण सदाबहार वन। देखिए इसकी प्रमुख विशेषताएं, ये वन जो है वो मध्य अक्षांशों के तटीय प्रदेशों में पाए जाते हैं, तटीय जो इलाके हैं वहाँ पर ये पाए जाते हैं, मध्य अक्षांशों में पाए जाते हैं। ये सामान्यतः है महाद्वीपों के जो पूर्वी किनारे हैं वहाँ पर आपको मिलेंगे, जैसे दक्षिणी पूर्वी अमेरिका आपको वहाँ पर मिल जाएगा, दक्षिणी चीन है, दक्षिणी पूर्वी ब्राज़ील है, वहाँ पर ये वन आपको मिलेंगे। प्रमुख वृक्षों को लेकर बात करें तो बाज है, चीड़ है और यूकेलिप्टस नाम के जो वृक्ष हैं वो यहाँ पर पाए जाते हैं। आगे हम बात करें तो यहाँ पर दृढ़ और मुलायम दोनों प्रकार के जो पेड़ हैं वो आपको मिलेंगे। चलिए आगे बात करते हैं। आगे देखिए शीतोष्ण पर्णपाती वनों को लेके, यहाँ पर देखिए एक फेजेंट और एक मोनाल ये पक्षी हैं आपको दिख रहे होंगे, इनकी चर्चा करेंगे। शीतोष्ण पर्णपाती वन देखो क्या होते हैं, ये उत्तरी अमेरिका, उत्तरी पूर्वी अमेरिका है, चीन है, न्यूजीलैंड है, चिली है, पश्चिमी यूरोप है, वहाँ के तटीय क्षेत्रों में आपको मिलेंगे देखने को। और ये अपनी पत्तियां जो है शुष्क मौसम में झाड़ दिया करते हैं, शीतोष्ण वाले हैं, शीत और उष्ण का मिश्रित रूप है। प्रमुख वृक्षों की बात करें तो यहाँ पे बाज आपको मिलेंगे, बांस आपको मिलेंगे, एस है और बीच आदि यहाँ पर जो है वृक्ष पाए जाते हैं। ठीक है, चलिए आगे बात करें जानवरों को लेके तो हिरण यहाँ पर मिलती है, लोमड़ी है, भेड़िए हैं, ये सारे आपको मिलेंगे। फेजेंटा तथा मोनाल जैसे पक्षी भी यहाँ पर पाए जाते हैं। क्या होते हैं ये आपको चित्र में मैंने बता दिया, फेजेंट ये रहा आपका और मोनाल जो है वो ये रहा। ठीक है, चलिए आगे बात करते हैं। ये भूमध्य प्रदेश में अंगूर के जो बाग हैं वो आपको दिख रहे होंगे, भूमध्य सागरीय जो प्रदेश है वहाँ पर अंगूर के बाग इस तरह से रहते हैं। चलिए भूमध्य सागरीय वनस्पति को लेकर बात करें तो महाद्वीपों के पश्चिमी और दक्षिणी पश्चिमी किनारों पर भूमध्य सागरीय वनस्पति जो है वो पाई जाती है। और यह है यूरोप है, अफ्रीका है, एशिया के भूमध्य सागर का जो इलाका है उन क्षेत्रों में ये वनस्पति पाई जाती है। और ये वनस्पतियां भूमध्य सागर के जो बाहरी प्रदेश हैं जैसे संयुक्त राज्य अमेरिका के कैलिफोर्निया है, दक्षिणी पश्चिमी अफ्रीका है, दक्षिणी पश्चिमी अमेरिका है, दक्षिणी पश्चिमी ऑस्ट्रेलिया में जो है ये वनस्पति पाई जाती है। प्रमुख फल यहाँ पर रहेंगे संतरा, अंजीर है, जैतून है, अंगूर है। और अंगूर की खेती क्या होती है ये आपको यहाँ पर दिख रहा होगा। और भूमध्य सागरीय वृक्ष शुष्क ग्रीष्म ऋतु में स्वयं को ढाल लेते हैं, उनकी मोटी छाल और पत्तियां जो है वो वाष्पोत्सर्जन जो है उसको रोकती हैं। ठीक है, और भूमध्य सागरीय प्रदेशों को फलों की कृषि के कारण जो है विश्व का फलोद्यान भी कहा जाता है। वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, और आगे हम बात करते हैं। देखिए अगला हमारा रहेगा शंकुधारी वन। शंकुधारी वन कौन कौन से होते हैं, क्या क्या होते हैं, देखिए कहाँ पर पाए जाते हैं। तो उत्तरी गोलार्ध के उच्च अक्षांशों यानी 50 डिग्री से लेकर 70 डिग्री के बीच में ये वन पाए जाते हैं। और इन्हें जो है टेगा वन के नाम से भी जाना जाता है, याद रखना है। रूसी भाषा में टेगा का जो अर्थ होता है वो होता है शुद्ध और अनछुआ। ठीक है, ये वन जो है अधिक ऊंचाई पर पाए जाते हैं, उच्च क्षेत्रों में ये पाए जाते हैं। ये लंबे होते हैं, नरम इनकी लकड़ी होती है, सदाबहार व ये वृक्ष होते हैं। इनकी लकड़ी का उपयोग जो है वो लुगदी बनाने में किया जाता है। कागज़ की लुगदी बनती है ना, जो सामान्यतः अखबारी कागज़ बनाने के काम में आता है। अखबारी कागज़ जो होता है वो इन्हीं की लकड़ी से बनता है। नरम कांच का उपयोग जो है वो माचिस और पैकिंग के लिए जो बक्से होते हैं उनको बनाने के लिए किया जाता है। प्रमुख पेड़ों की हम बात करें तो यहाँ पे चीड़ और देवदार के जो वृक्ष हैं वो बहुतायत से यहाँ पर मिलते हैं। प्रमुख जानवरों में रजत लोमड़ी आपको यहाँ पर मिलेंगी, मिंक है, ध्रुवीय भालू जो है वो यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा। आगे हम बात करते हैं उष्ण कटिबंधीय घास स्थल को लेके। घास स्थल कौन कौन से हैं देखिए। सबसे पहले बात करें उष्ण कटिबंधीय घास स्थल को लेके तो ये वन जो होते हैं वो भूमध्य रेखा के दोनों ओर से उष्ण कटिबंधीय क्षेत्रों तक फैले हुए होते हैं। उष्ण कटिबंधीय क्षेत्रों में ये पाए जाते हैं। और ये घास की काफ़ी ऊंची, ये घास जो होती है वो 3 से 4 फीट की ऊंचाई तक जो है वो बढ़ सकती है, इतनी बड़ी ये घास हो सकती है। और मीटर है भाई, 3 से 4 मीटर है। अफ्रीका का सवाना घास का मैदान जो है वो इसी का उदाहरण माना जाता है। और प्रमुख जानवरों को लेकर बात करें तो यहाँ पे हाथी है, जेवरा है, जिराफ है, हिरण है, तेंदुआ है, ये प्रमुख जानवर यहाँ पर पाए जाते हैं। और शीतोष्ण जो अच्छा चला गया क्या, हाँ शीतोष्ण घास के स्थलों की हम बात करें। देखिए उष्ण कटिबंधीय घास स्थल मैंने बता दी। अभी देखिए शीतोष्ण घास स्थल जो है ये मध्य अक्षांशीय क्षेत्रों और महाद्वीपों के भीतरी भागों में पाए जाते हैं। यहाँ की घास आमतौर पर जो छोटी और पौष्टिक होती है। शीतोष्ण प्रदेशों में सामान्यतः आपको जंगली भैंस मिलेगी,
बाइसन मिलेगा, एंटीलोप पाए जाते हैं यहाँ पे। कंटीली झाड़ियों को लेकर हम बात करें तो शुष्क रेगिस्तान के जैसे प्रदेश हैं वहाँ पर आपको कंटीली झाड़ियाँ देखने को मिलेंगी। उष्णकटिबंधीय रेगिस्तान है, महाद्वीपों के पश्चिमी किनारों पर ये पाए जाते हैं। तीव्र गर्मी एवं वर्षा कम वर्षा के कारण ये वनस्पतियों की जो है यहाँ पर कमी रहती है। और ये है उष्णकटिबंधीय घास स्थल जो आपको यहाँ पर दिख ही रहे होंगे। ठीक है, चलिए आगे हम बात करते हैं कि क्या आप जानते हैं विभिन्न प्रदेशों में घास स्थल विभिन्न नामों से जाने जाते हैं। सबसे पहले बात करें उष्णकटिबंधीय घास के स्थल जो है पूर्वी अफ्रीका में इनको कहा जाता है सवाना, ब्राज़ील में इनको कहते हैं कंपोज और वेनेजुएला में इसको कहा जाता है लानोस। शीतोष्ण कटिबंधीय घास के स्थल जो है उसमें अर्जेंटीना में इनको पेम्पास कहा जाता है, उत्तरी अमेरिका में इनको प्रेरी कहा जाता है, दक्षिणी अफ्रीका में इन्हें वेल्ड कहा जाता है और मध्य एशिया में इन्हें स्टेपी घास के मैदान भी कहा जाता है। ऑस्ट्रेलिया में इसे कहते हैं डॉन या डाउन के नाम से भी जाना जाता है। ये जो कॉलम है यहाँ पर ये वाला ये रहेगा सभी परीक्षाओं की दृष्टि से वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट। 2 भी लगा दिए मैंने, वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट ये रहेगा। बढ़िया तरीके से आपको याद होना चाहिए ताकि आपका ये सवाल यहाँ से 100% आता है। हर परीक्षा में यहाँ से सवाल आता है। जब भी विश्व का भूगोल यहाँ पर पूछा जाएगा, विश्व की जो जियोग्राफी है उसमें 100% ये सवाल आएंगे और आपको बढ़िया से इसको याद भी करना है। चलिए आगे बात करें तो यदि आप ध्रुवीय प्रदेशों में जाएंगे तो वह स्थान आपको अत्यधिक ठंडा मिलेगा। यदि बहुत ही सीमित प्राकृतिक वनस्पति आपको यहाँ पर देखने को मिलेगी और यहाँ केवल काई और लाइकेन जैसी छोटी झाड़ियाँ जो है वो पाई जाती हैं। ये अल्पकालीन ग्रीष्म ऋतु के दौरान जो है विकसित होती है। इन्हें जो है टुंड्रा प्रकार की वनस्पति भी कहा जाता है और ये वनस्पतियाँ जो है यूरोप है, एशिया है, उत्तरी अमेरिका के ध्रुवीय जो प्रदेश हैं उनमें ये पाई जाती है। और यहाँ के जानवरों के शरीर पर मोटा फर एवं मोटी चमड़ी होती है जो उन्हें ठंडी जलवायु में सुरक्षित भी रखती है। ये जानवर दोनों आपको दिख रहे होंगे, वालरस है और ध्रुवीय भालू है। ठीक है, और यहाँ पाए जाने वाले कुछ जानवरों में जैसे सील है, वालरस है, कस्तूरी बैल है, ध्रुवीय उल्लू है, ध्रुवीय भालू है, बर्फीली लोमड़ी है, ये आपको यहाँ पर देखने को मिलेगा। चलिए पूरा का पूरा समझ में आया होगा। फिर भी कहीं दिक्कत हो तो आप कमेंट जरूर कीजिएगा। वीडियो अगर पसंद आता है तो लाइक जरूर कीजिए। कमेंट है ना, हाँ कमेंट, स्पेलिंग थोड़ा सा मिस हो गया। ठीक है, चलिए कहीं पर भी कोई समस्या हो कमेंट जरूर कीजिएगा। वीडियो पसंद आता है तो लाइक जरूर करें। दोस्तों के साथ में आपको ज़्यादा से ज़्यादा इसको क्या करना है, शेयर भी करना है। और अपने जो सब्सक्राइबर हैं वो लगभग अपने पूरे हो चुके हैं। ठीक है, तो बने रहिए हमारे साथ में। इसी तरह से इस प्रकार के वीडियोज़ आपको देखने को मिलेंगे इसी चैनल पे। और हिंदी की जो क्लासेज हैं वो रेगुलर तरीके से जो है यहाँ पर लगी रही हैं, तो उसके साथ में बने रहिएगा। चलिए मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ में, तब तक के लिए धन्यवाद, थैंक यू।